अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इससे पहले जो हमने वीडियोस देखे थे उसमें डाइजेशन इन माउथ भी हमने देखा था, सलाइवरी ग्लैंड्स जिसमें मदद करते हैं। दूसरा वीडियो हमने देखा था डाइजेशन इन स्टमक जिसमें मदद करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इसके बाद जो काइम होता है, जो एसिडिक होता है, वो चला जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स थ्रू द स्फिंक्टर कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। आज हमने एक ऑर्गन को पढ़ना है जहां पे फूड चला जाता है आफ्टर द स्टमक, जिस ऑर्गन को दुनिया स्मॉल इंटेस्टाइन्स के नाम से जानती है। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन्स के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में बात करते हैं तो पहली बात जो है आपको साइज के बारे में देखने को मिलेगी, यानी सबसे पहले हम साइज के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन्स की ओर देखोगे तो ये लॉन्ग ट्यूब है, इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसका जो साइज है वो है 3 to 5 मीटर्स, 3 to 5 मीटर्स। लेकिन अगर आप साइबर स्पेस सर्च करोगे, इंटरनेट सर्च करोगे या बाकी और जो बुक्स है उनमें देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 6 to 7 मीटर्स और 6.5 मीटर्स। तो यहां पे वेरिएशन आ जाती है साइज में। सो आधी बुक्स में लिखा है 3.5 मीटर्स जैसे टाटोरा में लिखा गया है, लेकिन आधी बुक्स में लिखा गया है 6 to 7 मीटर्स। अब देखें असल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का साइज होता है वो होता है 3 to 5 मीटर्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिविंग ह्यूमंस की, और लिविंग ह्यूमंस में इसका साइज होता है 3 to 5 मीटर्स। लेकिन वंस द पर्सन डाइज द साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस। जो ही इंसान मर जाता है उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद क्या होता है कि जो मसल ट्यून है वो क्या होता है, कम होता है। मसल ट्यून कम होता है, मसल ट्यून कम हो गया इसका मतलब है मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। मसल्स रिलैक्स हो गई इसका मतलब है मसल साइज इंक्रीज हो जाता है। सो आफ्टर डेथ जो कैडावर पर्सन्स होते हैं, यानी जो मर जाते हैं, जो दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, उनमें इसका साइज इंक्रीज हो जाता है 6 to 7 मीटर्स ड्यू टू डिक्रीज इन मसल ट्यून। लेकिन अगर हम लिविंग ह्यूमंस की बात करें तो इसका साइज कितना है, 3 to 5 मीटर्स। और अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन्स की ओर देखोगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जो पहला वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उसे ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरा वाला स्ट्रक्चर जिसे जीजुनम कहते हैं, और तीसरे वाले स्ट्रक्चर को हम इलियम कहते हैं। सो ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम। असल में स्मॉल इंटेस्टाइन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक को हम ड्यूडेनम कहते हैं और इन दोनों को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर, यानी ये प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन है। चले हम अलग अलग इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। पहले ड्यूडेनम को पढ़ेंगे, उसके बाद जिजिनम को पढ़ेंगे, उसके बाद किसको पढ़ेंगे, इलियम को पढ़ेंगे। जो ही हमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स की एनाटॉमी पता चली, फिजियोलॉजी हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। चले ड्यूडेनम की ओर चलते हैं। जब हम ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ड्यूडेनम, पहली ही बात इसके बारे में यह है कि इट इज अ सी शेप्ड, ये सी शेप्ड होता है। और दूसरी बात जो इसके बारे में हम करेंगे वो है इट इज 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, इट इज 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर्स ये लॉन्ग होता है। और अगर हम इन सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करें इंच में तो 25 डिवाइड बाई 2.5, क्योंकि 1 इंच होती है बराबर किसको, 2.5 सेंटीमीटर्स को। सो 25 डिवाइड बाई 2.5 दैट इज 10 इंच। Therefore we can say ड्यूडेनम का साइज जो है वो है 10 इंच और इसका साइज जो है वो है 25 सेंटीमीटर्स। अब इंच में मैंने इसको कन्वर्ट क्यों किया पता चलेगा। चलिए जब हम ड्यूडेनम के बारे में बात करते हैं, पहली बात क्या है, इट इज सी शेप्ड। दूसरी बात क्या है कि इट इज साइज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स, दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर्स। जो ड्यूडेनम होता है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। ड्यूडेनम इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। अब आप ड्यूडेनम की ओर देखोगे आपको ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल हिस्सा देखने को मिलेगा,
ये वाला हिस्सा जो है हॉरिजॉन्टल हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं सुपीरियर पार्ट। और ये डाउनवर्ड्स जो आपको दूसरा पार्ट है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग, 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 सुपीरियर, डिसेंडिंग। उसके बाद तीसरा है इनफीरियर। आदि बुक्स में इसको लिखा गया है हॉरिजॉन्टल। अब देखिए हॉरिजॉन्टल ये भी होता है, हॉरिजॉन्टल ये भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन के बगैर हम इसको सुपीरियर कहेंगे और इसको इनफीरियर कहेंगे। सो पहला पार्ट क्या है? सुपीरियर, दूसरा क्या है? डिसेंडिंग, तीसरा क्या है? इनफीरियर, और फोर्थ पार्ट आपको यहां से देखे असेंडिंग देखने को मिलेगा। असेंडिंग पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, असेंडिंग पार्ट, इसे हम कहते हैं असेंडिंग ड्यूडिनम, असेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अगर हम इनके साइज की बात करें तो देखिए, इनके साइज की बात करें, जो सुपीरियर पार्ट होता है इट इज 2 इंच लॉन्ग, इसीलिए मैंने कन्वर्ट किया था ताकि आपको आसान हो जाए इसका साइज याद रखने में। सुपीरियर पार्ट जो होता है इसका साइज जो होता है 2 इंच लॉन्ग होता है। अब ये जो होता है डिसेंडिंग, ये होता है 3 इंच लॉन्ग, और जो inferior होता है ये वाला inferior, this is what? This is superior, this is descending, this is inferior and this is ascending part। अब देखिए जो inferior part होता है इसका होता है 4 इंच, और कितना बचा? 2 + 3 is 5 + 4 is 9, बचा कितना 10 इंच में से? 1 इंच। so ascending part is 1 इंच। सो जो ड्यूडिनम होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो पहला पार्ट होता है सुपीरियर कहते हैं, और याद रखें जो सुपीरियर होता है इसका साइज़ कितना होता है? 2 इंच, और इसके बाद डिसेंडिंग इसका साइज़ होता है 3 इंच, और इन्फीरियर इसका साइज़ होता है 4 इंच, और असेंडिंग पार्ट इसका साइज होता है 1 इंच। अब देखिए, अब जब आप इन स्ट्रक्चर्स की ओर देखोगे आपको कर्व्स देखने को मिलेंगे, बैंड देखने को मिलेगा। यहां पे भी आपको बैंड देखने को मिलेगा, यहां पे भी बैंड देखने को मिलेगा, और यहां पे भी आपको बैंड देखने को मिलेगा। जो बैंड आपको यहां पे देखने को मिलते हैं ड्यूडिनम में, इनको हम फ्लेक्सर्स के नाम से जानते हैं। They are called as flexures, FLEXURES। अब देखिए जो सुपीरियर पार्ट के बाद फ्लैक्चर है इसे कहेंगे सुपीरियर फ्लैक्चर, इसे नाम देंगे सुपीरियर फ्लैक्चर। अब देखिए, अब जो यहां पे है इंफीरियर पार्ट के पास इसे कहेंगे इंफीरियर फ्लैक्चर। अब जो यहां पे बैंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दो पार्ट्स के दरमियान है, बिटवीन है, एक है जिजिनम और दूसरा है ड्यूडिनम। ये यहां तक ड्यूडिनम है और यहां तक ये ड्यूडिनम है, यहां के बाद स्टार्ट होता है जिजिनम। सो ये ड्यूडिनम और जिजिनम के दरमियान ये वाला बैंड आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं ड्यूडिनो-ज्यूजिनल फ्लैक्चर, ड्यूडिनो-ज्यूजिनल फ्लैक्चर, ड्यूडिनो-ज्यूजिनल फ्लैक्चर। तो ये थी थोड़ा इसके बारे में एनाटॉमी, ड्यूडिनम के बारे में एनाटॉमी। एक और बात ड्यूडिनम के बारे में हम कहते हैं कि जो ड्यूडिनम होता है इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम ग्लैंड्स को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इस ग्लैंड की बात करना जरूरी है ताकि आपको एक बात और अच्छे से समझ आ जाए। जो ड्यूडिनम होता है इसमें एक ग्लैंड देखने को मिलता है जिसे ड्यूडिनल ग्लैंड कहते हैं, ड्यूडिनल ग्लैंड, या जिसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। सो देयर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द ड्यूडिनम कॉल्ड एज ड्यूडिनल ग्लैंड, और इट्स कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा लेयर, क्योंकि मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ाया था जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक पढ़ रहे थे, तो मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था जो गट होता है इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। जो आउटर लेयर होता है इसे सेरोसा कहते हैं, जो इसके बाद होता है मस्क्यूलरिस कहते हैं, जो इसके बाद होता है सब म्यूकोसा कहते हैं, और इसके बाद जो होता है इसे म्यूकोसा कहते हैं। अब याद रखिए ब्रूनर्स ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट इन म्यूकोसा,
इट इज़ प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब जो ये ब्रूनर्स ग्लैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स, एक होता है सेक्रेटिन और दूसरा होता है कॉलीसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन, पिछली वीडियो में मैंने इसका हिंट दिया था, सिक्रेटिन एंड कॉलीसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन और पैनक्रोजाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन और पैनक्रोजाइनिन। अब देखिए जो सिक्रेटिन होता है और कॉलीसिस्टोकाइनिन होता है, इन दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड इन दो हार्मोन्स को कैसे सिक्रीट करता है। जो ही स्टोमक से काइम निकल आया, स्टोमक से क्या आता है, एसिडिक फूड आ जाता है। जब स्टोमक से एसिडिक फूड आया, अब ये चला जाता है कहाँ पे, ड्यूडिनम में चला जाता है। जो ही एसिडिक फूड ड्यूडिनम में चला जाता है तो इट एक्टिवेट्स ब्रूनर्स ग्लैंड। एक्चुअली इट एक्टिवेट्स एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो जब ये ब्रूनर्स ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करेगा सिक्रेटिन एंड कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो जब सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन रिलीज हो गया, अब ये एक्ट करेंगे पैनक्रियाज पे। सिक्रेटिन पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है मतलब पैनक्रियाज की एसिनार सेल्स को स्टिमुलेट करता है। पिछली वीडियो में देखिएगा, पैनक्रियाज की एसिनार सेल्स को जब ये सिक्रीट करता है तो वहां से बेसिक सिक्रीशंस आ जाती है, बेसिक सिक्रीशंस आ जाती है पैनक्रियाटिक डक्ट की ओर से, और एम्पुला ऑफ वेटर के जरिए से वो चली जाती है ड्यूडिनम में। और इस बेसिक सिक्रीशन की वजह से जो ये एसिडिक फूड था ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसीलिए सिक्रेटिन को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज द फायरमैन ऑफ, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज फायरमैन ऑफ ड्यूडिनम, क्योंकि ये ड्यूडिनम को बचाता है फ्रॉम द एसिडिक सिक्रीशन ऑफ द स्टोमक से। और याद रखें, सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड एंड इसको डिस्कवर किया था बैलिस ने, बैलिस एंड स्टॉर्लिंग एंड बैलिस ने इसको डिस्कवर किया था। किस हार्मोन को, सिक्रेटिन को। चले अब बात करते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो कॉलीसिस्टोकाइनिन है, एक तो ये पैनक्रियाज की सेल्स को स्टिमुलेट करता है, दूसरा ये गॉल ब्लेडर जो लिवर के नजदीक, हमने लिवर पढ़ा था, और लिवर के नजदीक हमने पढ़ा था कि एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं गॉल ब्लेडर। इस गॉल ब्लेडर को क्या करता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब कॉलीसिस्टोकाइनिन को स्टिमुलेट करता है तो कॉलीसिस्टोकाइनिन से क्या निकलता है, बाइल निकलता है। और दुनिया को कंफ्यूजन है, और आपको भी शायद कंफ्यूजन है कि बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई फैट को करता है। बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग कंसेप्ट है, बाइल फैट को इमल्सिफाई नहीं करता। अब देखिए मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जो बाइल होता है, बाइल जो होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं बाइल साल्ट्स, जो कहाँ से आता है, जो यहाँ से आता है सिस्टिक डक्ट से, बाइल डक्ट से जो आता है बाइल, इसमें क्या होते हैं, बाइल साल्ट्स लाइक सोडियम टॉरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये बाइल साल्ट्स होते हैं। दो इंपॉर्टेंट बाइल साल्ट्स है, सोडियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, दीज आर द बाइल साल्ट्स। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन याद रखें, इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। देयर इज नो एंजाइम कमिंग फ्रॉम द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से कोई भी एंजाइम नहीं आता। अगर बाइल से कोई भी एंजाइम नहीं आता, इसका मतलब यह है कि बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। अगर बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो ये फैट्स को इमल्सिफाई कैसे करेगा, ये फैट्स को इमल्सिफाई नहीं करेगा। अब यहां पे असली कांसेप्ट क्या है, जो मेन पॉइंट यहां पे जा रहा है वो क्या है। अब देखें, बाइल की फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको मिसाल से समझा देता हूं। आप सबने क्रिकेट तो खेला होगा, क्रिकेट में आपने बॉल तो देखी होगी, वहां पे डबल एल है, यहां पे सिंगल एल है, BAL, बॉल तो सुना होगा। अब देखिए जो बाइल है ये क्या करता है, बाइल
एक्टिवेट्स लाइपेस। जो बाइल होता है ये एक्टिवेट करता है लाइपेस को, और आपको पता है लाइपेस क्या करता है, इट इमल्सिफाइज फैट्स। सो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो लाइपेस होता है इट इमल्सिफाइज फैट्स। तो बाइल के बारे में क्या स्टेटमेंट कहेंगे, हम कहेंगे बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब बात को समझ ले, अगर हम कहेंगे बाइल इमल्सिफाइज फैट्स, यहाँ पे डायरेक्ट रोल जा रहा है, लेकिन अगर हम कहेंगे बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स तो ये इनडायरेक्ट रोल जा रहा है। तो बाइल इमल्सिफाइज फैट्स डायरेक्ट रोल है, बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इनडायरेक्ट रोल है, और बाइल जो है डायरेक्ट रोल है फूड पे नहीं करता, इनडायरेक्ट रोल करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये लाइपेस को स्टिमुलेट करता है। चले, ये थोड़ा बहुत आपको ड्यूडेनम के बारे में, अभी तक मैंने कहा जो ड्यूडेनम होता है इसका साइज कितना होता है 25 सेंटीमीटर्स, और ये सी शेप्ड होता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इसमें कुछ बैंड पाए जाते हैं जिनको फ्लैक्शर्स कहते हैं। अब क्या करता है, इसमें जो एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम ड्यूडेनल ग्लैंड कहते हैं या ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, इट secretes hormones like secretin and cholecystokinin. Secretin is the first hormone to be discovered. It protects the duodenum from the acidic secretion of stomach as it activates the cells of the pancreas. So it is called as fireman of the ड्यूडिनम। इसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में हमने पढ़ा। तो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, एक तो ये पैनक्रियाज की सेल्स को स्टिमुलेट करता है, दूसरा ये जो ये है बाइल डक्ट है, इस गॉल ब्लेडर है, जो ये गॉल ब्लेडर है बाइल डक्ट, गॉल ब्लेडर से जो डक्ट निकलता है उसे बाइल डक्ट कहते हैं। जो गॉल ब्लेडर है इसको ये स्टिमुलेट करता है और वहाँ से बाइल निकल आता है बाइल डक्ट के जरिए से, और वो चला जाता है कहाँ पे, फिर ड्यूडेनम में आता है थ्रू हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की वजह से। और ड्यूडेनम में क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है फिर लाइपेसिस को स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और फिर फैट्स की इमल्सिफिकेशन हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्यूडेनम। लेट अस मूव टुवर्ड्स जुजिनम एंड इलियम, जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि दे आर द मेजर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड आर कॉल्ड एज प्रॉपर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। जिजिनम एंड इलियम। इससे पहले मैं जिजिनम और इलियम के बारे में बता दूं, मैं आपको ये कह दूं कि जो ड्यूडेनम होता है उसको ड्यूडेनम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका साइज जो होता है दैट इज इक्वल टू द 12 फिंगर्स, और ड्यूडेनम का मतलब होता है 12, ड्यूडेनम मीन्स 12। एंड जब आप फिंगर्स को ऐसे रखोगे और इनकी जो विड्थ आएगी उतनी ही विड्थ बराबर होती है ड्यूडेनम की, 12 फिंगर्स की विड्थ होती है किसकी, ड्यूडेनम की, इसीलिए उसको नाम दिया गया है ड्यूडेनम। अब इसके बाद आते हैं किस पे, जिजिनम पे। और जिजिनम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिजिनम का मतलब होता है एम्प्टी। वंस द पर्सन डाइज, जो जिजिनम होता है इट रिमेन्स एम्प्टी, ये एम्प्टी हो जाता है, इसीलिए जिजिनम को कहा जाता है जिजिनम, बिकॉज जिजिनम मीन्स एम्प्टी। अगर हम इसके साइज की बात करें तो डिफरेंट बुक्स पे जो इसका साइज दिया गया है वो है 2.5 सेंटीमीटर्स, लेकिन टोटोरा बुक पे इसका जो साइज है वहां पे दिया गया है 1 मीटर, सॉरी ये है 2.5 मीटर्स, लेकिन टाटोरा की बुक पे इसका साइज दिया गया है कितना, 1 मीटर। और जो इलियम है इसे कहते हैं इलियम इसीलिए क्योंकि इलियम का मतलब होता है ट्विस्टेड, और जो इलियम है ये सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड पार्ट होता है, कॉइल्ड पार्ट होता है, इसीलिए इसे इलियम कहा जाता है। और इसका साइज जो दिया गया है वो दिया गया है 3 to 4 मीटर्स, लेकिन टाटोरा ने इसका साइज दिया है 2 मीटर्स। अगर अब हम काउंट करेंगे, चले अब काउंट करते हैं, 2 मीटर्स प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर्स, 3 मीटर्स प्लस ड्यूडेनम कितना था 0.25 मीटर, सो ये बन जाते हैं 3.25 मीटर। और यही साइज होता है लिविंग, जो इंसान जिंदा हो उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसका साइज होता है 3.2 मीटर्स, या 3 to 4 मीटर्स भी हम कह सकते हैं, या 3 to 5 मीटर्स, जैसे मैंने पहले कहा था हम कह सकते हैं 3 to 5 मीटर्स। लेकिन अगर हम इसका काउंट करें, इसकी कैलकुलेशन करें, ये ले लो 3 to 4 मीटर्स, अब काउंट करें 4 मीटर्स, काउंट करें 2 मीटर्स या 3 मीटर्स, 4 और 2 आ गए 6, और 6 प्लस 0.25, 6 प्लस 0.25 दैट 6.25
अब देखें, अगर अब हम जिजिनम और इलियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे बोल दूँ कि जिस तरह स्टोमक में फोल्ड्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक रॉगे कहते हैं, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फोल्ड्स होते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वेल्व्स ऑफ कर्करिंग, जिनको हम कहते हैं वेल्व्स ऑफ कर्करिंग, वेल्व्स ऑफ कर्करिंग, और जिनको हम कहते हैं प्लेसी सर्कुलरिस, प्लेसी सर्कुलरिस। यही जाके फिर आगे ब्रांच बनाते हैं और जिनको हम कहते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। लेकिन इसके अलावा याद रखें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं यूजुअली जिजिनम एंड इलियम, इसमें आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी जिनको हम कहते हैं solitary lymphatic nodules, solitary lymphatic nodules, solitary lymphatic nodules आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये solitary lymphatic nodules होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि ये एग्रीगेशन में होते हैं, ये एक साथ जमा हो जाते हैं, यानी एग्रीगेटेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन याद रखें ये एग्रीगेटेड फॉर्म में जिजिनम में प्रेजेंट नहीं होते, दे आर ओनली प्रेजेंट एज एग्रीगेटेड फॉर्म इन इलियम। या तो ये जिजिनम के डिस्टल पार्ट लास्ट वाले पार्ट में होंगे या ये इलियम के जो सारा पार्ट इलियम का होता है उसमें होते हैं। तो इतना याद रखें कि सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो होते हैं वो जिजिनम में प्रेजेंट होते हैं, और जो ये सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं और इनको कहते हैं पेयर्स पैच, इन्हीं को हम कहते हैं पेयर्स पैच। सो व्हाट आर पेयर्स पैचेस? दे आर द एग्रीगेशन ऑफ द सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स। सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स मतलब जब ये अलग अलग प्रेजेंट हो, लेकिन जब सॉलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स एक साथ एग्रीगेशन में आ जाए, इलियम में एग्रीगेशन में आपको देखने को मिलेंगे, उस वक्त इनको हम कहते हैं पेयर्स पैच। चले अगर हम अब स्ट्रक्चर की ओर देखें तो मैंने कहा इसमें हम सर्कुलर फोल्ड्स देखते हैं जिनको हम कहते हैं वेल्व्स ऑफ कर्करिंग, जो आगे बनाते हैं फिर विलास। अगर हम अब इस विलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो ये विलाई होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉलमनर इप्थीलियल सेल्स। ये देखिए ये एक विलाई का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन इससे पहले याद रखें, क्योंकि जो ये मैंने पहले भी कहा था कि 4 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट को क्या कहते हैं? सेरोसा, इसको कहते हैं मस्कुलरिस, इसको कहते हैं सब म्यूकोसा, इसको कहते हैं म्यूकोसा। वेल्व्स ऑफ कर्करिंग और विलाई के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए मैं यह कह दूं कि जो सब म्यूकोसा से लेके म्यूकोसा दोनों जो फोल्ड्स बनाते हैं, सब म्यूकोसा भी फोल्ड बनाता है, म्यूकोसा भी फोल्ड बनाता है, इन दोनों के फोल्ड्स को हम एक साथ कहते हैं वेल्व्स ऑफ कर्करिंग, और यही विजिबल होती है। लेकिन जब म्यूकोसा फोल्ड बनाता है अकेले, इसको हम कहते हैं विलाई, और जो आगे फर्दर ब्रांच बनाता है कहते हैं माइक्रोविलाई। तो व्हाट इज वेल्व्स ऑफ कर्करिंग और प्लेसी सर्कुलरिस? जो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा जब दोनों फोल्ड एक साथ देखने को मिलते हैं, इनको हम कहते हैं वेल्व्स ऑफ कर्करिंग। लेकिन जब खाली म्यूकोसा में फोल्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं विलाई, और जो फिर आगे जाके ब्रांच बनाते हैं माइक्रोविलाई। ये देखिए एक विलाई का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको देखने को मिलेंगी आर्टरीज, इसमें आपको देखने को मिलेंगी वीन्स, और इसमें आपको देखने को मिलेंगी लैक्टियल्स। सो इनरमोस्ट साइड से जो विलस का इनरमोस्ट साइड है जिसे लेमाइना प्रोपिया कहते हैं, और लेमाइना प्रोपिया जिसे कहते हैं लेमाइना प्रोपिया। व्हाट इज लेमाइना प्रोपिया? एक्चुअली जो म्यूकोसा लेयर होता है उसके 2 पार्ट्स है, उनमें से एक पार्ट है लेमाइना प्रोपिया। सो इट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर। तो अब देखिए जो ये होता है विलाई, क्योंकि विलाई कहाँ पे होता है? म्यूकोसा का फोल्ड, उसी को हम कहते हैं विलाई। अब इस विलाई के इनर सरफेस जो होती है, इनसाइड जो होता है जिसे लेमाइना प्रोपिया कहते हैं, इसमें होती है आर्टरीज, इसमें होती है वीन्स, और इसमें होती है लैक्टियल्स।
आर्टरीज आपको पता है कि जब हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती है, मेन आयोटा कहते हैं, वो डिवाइड होती है, आर्टरीज कहती है, आर्टरीज डिवाइड होते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, आर्ट्रियोल्स डिवाइड होते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो वीन्स आपको पता है कि जब कैपिलरीज यूनाइट हो जाती है वीन्यूल्स कहलाती है, वीन्यूल्स रीयूनाइट हो जाती है, उन्हीं को फिर कहते हैं वीन्स। जब फिर वीन्स भी यूनाइट हो जाती है, ये बनाती है लार्ज वीन्स, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब देखें, इसके अलावा लैक्टियल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो लैक्टियल्स होते हैं क्या है, ये असल में लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। क्यों लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा यहाँ पे क्यों पाया जाता है, लैक्टियल्स क्यों पाए जाते हैं? अब देखें कि जो भी हमने फूड खाया, जो भी हमने ग़िज़ा खाया, जो भी हमने खुराक खाया, तो अब उस फूड की डाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, चाहे वो ब्रूनर्स ग्लैंड हो, चाहे वो क्रिप्टस ऑफ लैबरकुन हो। जब हम अभी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो जो भी फूड डाइजेस्ट होगा, अब वो फूड डायरेक्टली चला जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो फूड कहाँ पे चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। जो ही ये फूड ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सो व्हेन द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। चाहे जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में डाइजेस्ट होते हैं ना, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है जो माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये एसिडिकाइम की वजह से इनएक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आधे कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। लाइक माल्टोस है, लाइक सक्रोस है। तो ये वाले जो डाइसैक्राइड्स है, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये चले जाते हैं फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जहां पे इनकी क्या हो जाती है? डाइजेशन हो जाती है। और ये फिर चले जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब सारे, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन से, डाइजेशन हो गई, ब्लड स्ट्रीम में चले गए। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लार्ज भी होते हैं, वो स्मॉल भी होते हैं, यानी वो लॉन्ग चेन्स भी होते हैं, वो शॉर्ट चेन्स भी होते हैं। जो शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं वो डायरेक्टली चली जाती है ब्लड स्ट्रीम में, नॉर्मली जिस तरह बाकी ग़िज़ा चला जाता है। लेकिन जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती है, जो कि इनका साइज बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक और बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती है, ये फिर ट्राइग्लाइसराइड्स बनाती है, फिर इनको कवर करता है प्रोटीन, और इसको कहते हैं कॉलीमाइक्रॉन। ये कॉलीमाइक्रॉन क्या करता है? ये कॉलीमाइक्रॉन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता, क्योंकि इनका साइज ज्यादा होता है, और वेसल्स की जो पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सो ये एंटर नहीं कर पाते। इसीलिए ये डायरेक्टली चले जाते हैं लैक्टियल्स में, जो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। जब लैक्टियल्स में ये लिपिड मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, इसके बाद आगे जाके ये कहां पे जाते हैं? इसके बाद इनडायरेक्टली ये बाद में चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो ये था थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर किसके बारे, ड्यूडेनम, इसके बारे में, जिजिनम एंड इलियम के बारे में। अब देखिए, जो यहाँ पे कॉलमनर इप्थिलियल सेल्स होती है, अगर हम इस सेल को थोड़ा लार्ज बनाए, एक एंड जो इसका होता है वो थोड़ा प्रोजेक्शंस देता है और बनाता है ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर, इसी को आप कहते हो ब्रश बॉर्डर। यानी जो विलाय होता है, इसके जो सेल्स होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, उनका एंड बनाता है फर्दर प्रोजेक्शंस, जिनको आप कहते हो ब्रश बॉर्डर, और इन्हीं को आप कहते हो माइक्रोविलाई। So what are villi? Villi are these, and these villi are surrounded by epithelial cells, and these epithelial cells are they further give some projections. These projections are called as microvilli, and they form a structure of brush border. So this was all about the structure of jejunum and ileum. अब चलते हैं डायरेक्टली हम intestinal glands की ओर। अब देखें, अगर हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में बात करें, अब देखें, अगर हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में बात करें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें, तो दो किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक मैंने पढ़ाया जिसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, और इट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। ये कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द इट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। सब म्यूकोसा,
ये प्रेजेंट होता है ड्यूडिनम में, इसीलिए इसे ड्यूडिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और आपको मैंने बताया कि ये रिलीज करता है CCK और ये रिलीज करता है क्या, सेक्रेटिन। उसकी फंक्शन पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम वहां से आ चुके हैं वापस। तो चले, इसके बाद जो दूसरा ग्लैंड होता है उसे हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन, दो किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। ब्रूनर्स ग्लैंड की फंक्शन आपको पता है। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन पे चले आते हैं। जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन है, इट इज द मेजर ग्लैंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और ये बना होता है 4 किस्म की सेल्स का। जिस तरह आपने पढ़ा था कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, वो 4 किस्म की सेल्स का बना था। ये भी क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन कितनी किस्म का सेल्स का बना होता है, 4 किस्म की सेल्स का बना होता है। एक होती है गॉबलेट सेल्स, और दुनिया को पता है और आपको भी पता है कि गॉबलेट सेल्स रिलीज करती है म्यूकस। दूसरी किस्म की सेल्स होती है पेनीथ सेल्स। अब जो पेनीथ सेल्स होती है ये रिलीज करती है, सिक्रीट करती है लाइसोजाइम। नीट में पूछा जाने वाला पॉइंट है, लाइसोजाइम जो होता है इट इज बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल यानी इट किल्स बैक्टीरिया। जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने में मदद करता है लाइसोजाइम। सिक्रीट लाइसोजाइम को कौन करता है, पेनीथ सेल्स। पेनीथ सेल्स किस ग्लैंड का हिस्सा है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन कहां पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब तीसरे किस्म की सेल है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स। अब उस दिन जब मैंने स्टोमक पढ़ाया था मैंने कहा था असल में एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, लेकिन जो वाली सेल्स प्रेजेंट होती है स्टोमक में उन्हें गैस्ट्रो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। लेकिन इन वाले जो यहाँ पे सेल्स होती है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, ये भी अहम किरदार अदा करती है। अब देख, उस दिन मैंने कहा था कि जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होती है ये असल में स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो वाली सेल्स स्टोमक में पाई जाती है उनको हम कहते हैं गैस्ट्रो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। लेकिन असल में कहां पे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होती है। और ये रिलीज क्या करती है, ये रिलीज करती है ड्यूओक्राइनिन, ये रिलीज करती है एंटीरोक्राइनिन, ये रिलीज करती है एंटीरोगैस्ट्रोन, और ये रिलीज करती है विलिक्राइनिन। So what they release? They release duocrinin, they release enterocrinin, they release enterogastrone, they release विलिक्राइनिन। अब मैं इनको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं शॉर्ट में इन सब की एक ही फंक्शन बता दूंगा कि ये जो सारे के सारे होते हैं दे स्टिमुलेट ब्रूनर्स ग्लैंड। ये सारे के सारे एक चीज में मदद करते हैं कि दे हेल्प, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिकाइम, कि एसिडिकाइम को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, दे एक्टिवेट द ब्रूनर्स ग्लैंड। सो जो ही स्टोमक से एसिडिक फूड आया, अब कंसेप्ट समझ आ जाएगा, जो ही यहां से एसिडिक फूड आ गया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड एक्टिवेट होता है एसिडिक फूड की वजह से। कैसे एक्टिवेट होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है तो वो क्या करती है, वहाँ पे ड्यूओक्राइनिन, एंटीरोक्राइनिन, एंटीरोगैस्ट्रोन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड को, जो फिर पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और फिर वहाँ से बेसिक सिक्रीशंस आ जाती है। वो कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो यहाँ पे 3 किस्म की सेल्स हमने पढ़ी, गॉबलेट सेल्स, पेनीथ सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। इसके अलावा एक और किस्म की सेल्स पाई जाती है जिनको हम कहते हैं एंजाइमेटिक सेल्स। एंजाइमेटिक सेल्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। अब देखिए एंजाइमेटिक सेल्स जो होती है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है। एंजाइमेटिक सेल्स है तो एंजाइम्स रिलीज करेंगी। सपोज के तौर पे ये डाइसैकराइडेस
एस जिसके लास्ट में आएगा समझ ले वो एंजाइम है। डाइसैकेराइडेस ये रिलीज करती है माल्टेस सक्रेस, तो इस तरह से, या एंटीरोकाइनेस। अब देखिए जो डाइसैकेराइड्स है, ये डाइसैकेराइड जहां पे इनकी बात की, इसके अलावा ये पेप्टाइडेस, ये वाले जो सारे एंजाइम से इनको रिलीज करता है। अब डाइसैकेराइडेस जो होते हैं वो डाइसैकेराइड्स को, यानी जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए जो फर्दर बचे उनकी डाइजेशन करने में मदद करता है। जो माल्टोस को डाइजेस्ट करेगा माल्टेस कहते हैं, जो सक्रेस को डाइजेस्ट करेगा जो सक्रोस को डाइजेस्ट करेगा सक्रेस कहते हैं, और सक्रेस को हम इनवर्टेस भी कहते हैं। अब जो एंटीरोकाइनेस है इसका कोई खास किरदार नहीं है, कोई खास रोल, इसका डायरेक्ट रोल नहीं है कि उसमें डाइजेशन में, लेकिन ये क्या करता है, ये बाकी जो एंजाइम्स है इनको एक्टिवेट करता है। एंटीरोकाइनेस जो होता है ये बाकी एंजाइम्स को क्या करता है, ये बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये जो एंटीरोकाइनेस होता है ये बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। सपोज के तौर पे हमारे इंटेस्टाइन्स में जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। सपोज के तौर पे ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब इसको एक्टिवेट करेगा कौन करेगा एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट किया जाएगा ट्रिप्सिन में, लेकिन एक्टिवेट कौन करेगा, एंटीरोकाइनेस, एंटीरो। अब ये ट्रिप्सिन मदद करेगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दो किस्म के हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्टस ऑफ लाइबरकुन। ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सीसीके कॉलिसिस्टोकाइनिन या पेनक्लोजाइनिन, और सिक्रीट करते हैं सेक्रेटिन। इसके अलावा क्रिप्टस ऑफ लाइबरकुन, इसमें 4 किस्म की सेल्स पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स, पेनी सेल्स, एंटीरोएंडोक्राइन सेल्स एंड एंजाइमेटिक सेल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट digestion in small intestines. I hope you all got my points and you understood my lecture, and inshallah जो हमारा next lecture होगा we are going to start from the first chapter of anatomy and physiology. So anatomy and physiology को हम पहले chapter से last chapter तक पढ़ेंगे और हम inshallah sequence में पढ़ेंगे. So let us see you in the next video. Thanks. Till then, watch, share and subscribe.